कक्षा 8 अध्याय 2 विषय विज्ञान में आज पढ़ेंगे अपन सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीवों के बारे में अपन ने सबने सुना होता है कि ऐसे जीव जिनको अपन आंखों से नहीं देख पाते उन्हें अपन सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो अपन को दिखाई नहीं देते, लेकिन अपन को मौजूदगी उनकी पता पड़ती है कि हाँ, इसमें जीव हो सकता है या होता है। कभी कभी अपने घरों में जो रोटी होती है, ब्रेड होती है, सब्जियां हो जाती हैं, वो सड़ने लग जाती है। जब सड़ने लग जाती है तो अपन बोलते हैं कि इनको इनको किसने सड़ाया। तो वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इनको सड़ा देते हैं, लेकिन वो अपन को दिखाई नहीं देते हैं। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम इन्हें देख सकते हैं और इनको चित्र की सहायता से उनको बनाया जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी से जब अपन जीवों को देखेंगे तो ये अपन को सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के दिखाई देते हैं, जिनको अपन बोलते हैं यहाँ पर ये जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। यानी सूक्ष्म जीव जो है वो 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। कभी कभी एक शब्द और सुनने के लिए आता है कि वायरस, विषाणु। विषाणु भी सूक्ष्म जीव ही होते हैं, परंतु ये कुछ सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। यह जो अपना जीवन है वो केवल जब किसी प्रपोसी पर रहते हैं तब ही प्रारंभ करते हैं, अन्यथा यह हमेशा निर्जीव अवस्था में रहते हैं। और इस कारण से हम इनको सूक्ष्म जीवों में नहीं गिनते हैं। तो सूक्ष्म जीव केवल 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये जो विषाणु होते हैं, थोड़ा विषाणु के बारे में अपन जानकारी कर लेते हैं। ये केवल परपोषी, परपोषी का मतलब होता है कि जहाँ पर ये अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, पौधे और जंतु कोशिकाएं, वहाँ पर ये अपना वृद्धि करते हैं, गुणन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ में जिस जीव में रहते हैं उसमें कई प्रकार के रोग ये फैला देते हैं। जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, विशेष प्रकार का पोलियो है, खसरा है। इस प्रकार के जो रोग होते हैं ये इनके द्वारा फैलाए जाते हैं। वर्तमान में जो कोरोना रोग चल रहा है वो भी विषाणु या वायरस के द्वारा ही फैलाया गया है। अपन बात करते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये अपने लिए अच्छे होते हैं या बुरे, या अपने मित्र होते हैं या शत्रु। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो अपने लिए अपन को फायदा पहुंचाते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अपन सबसे पहले बात करेंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे लिए क्या क्या फायदा पहुंचाते हैं। ये सूक्ष्म जीव कहाँ पर रहते हैं? तो सूक्ष्म जीव सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं और यह लगभग अपन को सभी जगहों पर पाए जाते हैं। चाहे वो शीत बर्फीली जगह हो, चाहे वो गर्म या जो उष्ण प्रकार के जल स्रोत होते हैं वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। मरुस्थल हो या दलदल हो वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। पौधे हो चाहे जंतु हो वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। यानी ये है लगभग सभी जगह पर आसानी से रह लेते हैं। इनके सबके अंदर में इस प्रकार के रहने की अनुकूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव हमारे लिए जैसे कहा था कि लाभदायक भी होते हैं, कुछ अपने लिए हानिकारक भी होते हैं। अब लाभदायक क्या क्या होते हैं? तो पहले अपन बात करेंगे लाभदायक सूक्ष्म जीवों की, या जो अपने मित्र होते हैं उनकी। मित्रवत सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? तो सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग होता है वो कई प्रकार से होता है। अपने घरों में अपन दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में सामान्यतः सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ एल्कोहल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अपने मिट्टी में बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं, वो जीवाणु भी अपने उर्वरता में वृद्धि करते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं।
दही व ब्रेड बनाने में सामान्यतः जीवाणु का ही उपयोग होता है। जो दही होता है, जैसे दूध होता है, दूध में अपन जौन डाल देते हैं और जौन डालने के बाद में वो दही बन जाता है। जो जौन जो डाला जाता है यानी दही डाला जाता है, उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है। ये लैक्टोबैसिलस उस दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार से जीवाणु जो होता है वो पनीर, अचार व अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होता है। रवा यानी सूजी, इडली, भटूरे आदि में एक महत्वपूर्ण संगठन यहाँ पर दही होता है। अभी जो दही होता है, दही को इसमें डाल दिया जाता है, तो दही को डालने पर वो उस सूजी का या आटे का जो है वो किण्वन कर देते हैं। जो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है वो सामान्यतः इस प्रकार की ही होती है। देखो, जिस प्रकार का चित्र देखा गया कि एक पात्र में मैदा ले ली गई है और मैदा लेकर के उसमें जो है ईस्ट पाउडर डाल दिया गया है, और ईस्ट पाउडर डालने के बाद में थोड़ी देर बाद में उसमें खमीर उठ जाता है, यानी कि वो ऊंची उठ जाती है। अब ये जो क्रिया हुई ईस्ट के द्वारा, तो ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है। जब ये मैदा में डाल दिया जाता है तो ये श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो बुलबुले होते हैं वह उस मैदा को जो है वो उठा देते हैं या उसका आयतन बढ़ा देते हैं, और इसी से फिर ब्रेड व पेस्ट्री, केक, इस प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग को देखते हुए आजकल सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग भी होने लगा है, यानी आर्थिक रूप से अपन के लिए महत्वपूर्ण ये हो जाते हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब उत्पादन, एसिटिक एसिड का उत्पादन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से किया जाता है। गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट डाल करके और अल्कोहल और वह शराब का उत्पादन कर दिया जाता है। ये जो किण्वन जो शब्द होता है वो सामान्यतः लुई पाश्चर एक वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले इस प्रकार का किया था, और किण्वन के द्वारा उन्होंने किसी चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बताया था। सूक्ष्म जीवों का औषधीय महत्व भी होता है। जब कभी हम पढ़ते हैं तो डॉक्टर अपन को पेनिसिलिन एक का इंजेक्शन लगा देते हैं। एक प्रकार की प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स होती है, और ये जो एंटीबायोटिक्स है, ये जो पेनिसिलिन है, यह एक प्रकार के सूक्ष्म जीव के द्वारा ही यानी कवक के द्वारा बनाई गई है। तो इस प्रकार से जो एंटीबायोटिक्स जो बनाई गई है, ये अपने शरीर को कई प्रकार के जीवाणु से लड़ने के लिए मजबूत बना देती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग में ली जाने वाली प्रतिजैविक औषधियाँ होती हैं, और इन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। और वर्तमान में तो प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके और प्रयोगशाला में ही कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया जाता है। जैसा अपन ने कहा यहाँ पर पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार था 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु द्वारा रोगों के बचाव के लिए उन्हें इस प्रकार के पेनिसिलिन का उत्पादित यहाँ पर किया, और इस जीवाणु जो है जीवाणु इस प्रकार के जीवाणु से होने वाले रोगों को अपन को बचाव करवाया गया। वर्तमान में पशु के आहार में, कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिला दी जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना होता है, जिससे पशु जो है वह बीमार नहीं पड़ते हैं और उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारियां यहाँ पर नहीं होती है। अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अपन प्रतिजैविक औषधि या एंटीबायोटिक का उपयोग करें, वो हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही करें। अपन को अपने हिसाब से यहाँ पर इनको नहीं उपयोग नहीं करना चाहिए। एक होता है टीका, वैक्सीन। वैक्सीन या जो टीका है वो लगाया जाता है। अब जो टीका वो वैक्सीन जो लगाया जाता है वो हमें शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देता है, जिससे अपन उस रोग से
लड़ने की क्षमता अपने शरीर में आ जाती है। अब ये किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं? तो सामान्यतः टीकों का जो निर्माण है वह जीवाणु के माध्यम से ही किया जाता है। किसी विशेष प्रकार के जीवाणु को अपने शरीर में मृत अथवा निष्क्रिय अवस्था में शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है। जैसे ही इनको शरीर में प्रविष्ट करा जाता है और अपने शरीर में उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाती हैं। और ये एंटीबॉडीज अपने शरीर में उत्पन्न जो रोग कारक होता है या कोई भी जो जीवाणु होता है उसको नष्ट करने में काम आ जाती है और अपन जो है सदा के लिए सुरक्षित बने हुए रहते हैं। वर्तमान में कई प्रकार के टीके आते हैं। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस, इन बीमारियों के जो टीके होते हैं वो अपने सामने मौजूद हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका 1798 में यहाँ पर बनाया था। उसके बाद में धीरे धीरे कई प्रकार के टीके बनाए जाने लगे और बच्चों को वर्तमान में टीके लगाए जाते हैं। और टीकाकरण आजकल का विशेष अभियान आजकल चलाया जाता है और टीकाकरण के माध्यम से कई प्रकार के रोगों के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ चुके हैं और उनको समाप्त कर चुके हैं। जैसे कि चेचक है, वर्तमान में पूरी तरह से पूरे विश्व से इसका उन्मूलन हो गया है, जो केवल और केवल टीके के माध्यम से संभव हुआ है। आने वाले समय में भी अपन कई प्रकार के रोगों को टीकों के माध्यम से इनका उन्मूलन कर दिया जाएगा। मिट्टी में उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु और नील हरित शैवाल ये सामान्यतः मिट्टी में पाए जाते हैं और मिट्टी में रह कर के ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं और नाइट्रोजन कण का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन को उनके यौगिकों में बदल करके वो मिट्टी में मिला दे दिया जाते हैं। और जब मिट्टी में मिला दिए जाते हैं तो इससे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वह बढ़ जाती है और इसलिए सामान्यतः इनको जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। जीवाणु व नीलहरित शैवाल वायु अपने मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। तो जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया, ये नाइट्रोजन क्षारक जो है साइनोबैक्टीरिया और एक नीलहरित शैवाल है ना, यहाँ पर ये दिखाया गया है। इस प्रकार के ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम कर देते हैं। साथ ही साथ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह पर्यावरण का शुद्धिकरण भी करते हैं। आपने देखा होगा कि अपने जो फल सब्जियां होती हैं, कचरा होता है या पौधों से निकली हुई बहुत सारे जैविक पदार्थ होते हैं, वो जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो धीरे धीरे उनका अपघटन हो जाता है। ये जो अपघटन का जो क्रिया होती है वो जीवाणु के माध्यम से होती है और अपघटन करके ये जो जीवाणु होते हैं उसे वो सूक्ष्म पदार्थों में बदल दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं सड़ना, यानी कि जो मृत जीव होते हैं वो सड़ जाते हैं और सड़ते हुए वो धीरे धीरे उनका अपघटन हो जाता है और सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो सरल पदार्थों में जो परिवर्तन की जो क्रिया होती है इससे वो पदार्थ नष्ट हो जाता है और अपना पर्यावरण शुद्ध बना हुआ रहता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह कई प्रकार से अपने लिए लाभदायक होते हैं, पर इनके साथ साथ में कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो अपने लिए हानिकारक होते हैं। इसकी चर्चा करेंगे अपन दूसरे भाग में।